नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बोरिंग डायरी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के नए वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुदर्शन चक्र और जो यूएस का नया मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है वो है जैसे कि गोल्डन डोम के नाम से जाना जाता है, उसके कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे। ये कंपैरिजन से ज़्यादा ये थोड़ा सा एनालिसिस वीडियो रहेगा और बेसिकली हम डिस्कस करेंगे ये दोनों कैसे बहुत डिफरेंट सिस्टम है और इनका कंपैरिजन एज सच करना बनता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दोनों एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। बट एक अगर हम इसकी फ़िलॉसफ़ी को हम समझें तो दोनों काफ़ी डिफरेंट सिस्टम समझ में आते हैं। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अपने जो भी ख़्याल है वो इस कमेंट सेक्शन में बताएँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली जो आपका जो मिसाइल इंटरसेप्शन है वो किस तरीके से होता है। तो मिसाइल जो इंटरसेप्शन होता है वो मिसाइल के मिड फेज़ में होता है या फिर मिड कोर्स में होता है। तो मिसाइल जब लॉन्च होती है और वो जब तक टारगेट तक पहुंचती है उसके 3 फेजेस होते हैं। वो है आपका बूस्ट फेज़, उसके बाद होता है उसका मिड कोर्स फेज़ और उसके बाद आता है इसका टर्मिनल या फिर री एंट्री फेज़। सो बूस्ट फेज़ में मतलब जहाँ से ये लॉन्च होता है वहाँ से ये एटमॉस्फेयर की तरफ जाता है और एटमॉस्फेयर से जब बाहर निकाल के ये थोड़े टाइम स्पेस में बिताता है और उसके बाद स्पेस से ये वापस जब एटमॉस्फेयर में री एंट्री लेता है अ, तब इसका री एंट्री फेज़ इसको कहा जाता है। अब जो इंटरसेप्शन मोस्टली करने की कोशिश की जाती है वो मोस्टली इन ज़्यादातर शील्ड्स के केसेस में वो री एंट्री के बाद या फिर उसको मिड कोर्स में इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाती है। यहीं पे सुदर्शन चक्र और आपके गोल्डन डोम का डिफरेंस समझ में आता है और उन बेसिक डिफरेंस यहीं पे है। तो क्यों गोल्डन डोम को बनाने की ज़रूरत पड़ी, क्यों यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस तरीके की प्रोग्राम को आगे बढ़ने की बात की, तो उसको अगर हम थोड़ा सा संक्षिप्त में समझें तो वो है कि चूंकि जो सिस्टम है आपका जो उनके एडवर्सरीज के सिस्टम्स है वो इम्प्रूव हो रहे हैं, उनके पास हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स आ रहे हैं और इन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को मिड कोर्स और इवन री एंट्री में टैकल करना बहुत मुश्किल है। हालांकि किया जा सकता है, इनको री एंट्री पर टैकल कुछ हद तक करने के चांसेस है। बट अगर आपको इंटरसेप्शन के चांसेस बढ़ाने हैं तो आपको इनको मिड कोर्स या फिर बूस्ट फेज में ही रोक देना है। तो जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो गोल्डन डोम का जो फिलॉसफी है वो बेसिकली बूस्ट फेज़ में ही इंटरसेप्शन का है और ये आज तक बहुत रेयरली देखने को मिला है कि बूस्ट फेज़ में किसी मिसाइल को टैकल किया गया है। और यहीं पे जो सुदर्शन चक्र सिस्टम है और जो गोल्डन डोम का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डिफ़र करता है। तो सुदर्शन चक्र जो सिस्टम है वो मोस्टली कोशिश करता है मिड फेज से री एंट्री के दौरान इंटरसेप्शन करने की एंड वहीं पे गोल्डन डोम जो है वो बूस्ट फेज से और मिड कोर्स में इंटरसेप्शन करने की। और ये जो बहुत ही एडवांस सिस्टम, इसका जो बजट है वो करीबन गोल्डन डोम का जो बजट है वो करीबन 150 टू 500 बिलियन डॉलर अगले 20 साल के लिए बताया जा रहा है। सो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सो जो कॉन्सेप्ट है कि जो इंटरसेप्शन होगा उसमें आपका जो जनरल इंटरसेप्शन होता है री एंट्री में, वहाँ पे आपका यूएस के केस में थार्ड है, पेट्रियट्स है। सो ये और भी बहुत सारी मिसाइल सिस्टम्स हैं, उनके SA-6 है स्टैंडर्ड, SM-6 नॉट SA-6, SM-6 मिसाइल यूएस नेवी के। तो ये मिसाइल के अलावा भी वो जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ आर्म्स की बात कर रहे हैं वो आपका इसमें जो मेजर कंपोनेंट या मेजर फोकस है वो स्पेस बेस्ड एसेट के ऊपर ज़्यादा रहेगा। सो अगर हम डिस्कस करें तो जैसे डिटेक्शन की बात करें तो हमारे केस में हम मोस्टली रेडार्स और सेकेंडरी लेवल पे हम स्पेस बेस्ड हमारे सेंसर्स पे डिपेंडेंट रहेंगे। बट इन केस ऑफ यूएस जो जो डिटेक्शन है वो तो खैर रेडार्स और बहुत उनके स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सेंसर्स के सैटेलाइट्स द्वारा किया ही जाएगा। बट उसके अलावा जो इंटरसेप्शन है वो भी कहा जा रहा है वो सैटेलाइट द्वारा किया जाएगा, जो भारत के केस में ऐसा नहीं है। और इसलिए ये प्रोजेक्ट इतना महंगा बोला जा रहा है और यही कारण है कि गोल्डन डोम आपके प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र से इतना डिफरेंट है। सो ये बहुत ही एम्बिशियस प्लान है और इस तरीके की मिसाइल डिफेंस सिस्टम आज तक कभी किसी ने डिप्लॉय नहीं किए हैं। स्पेस में वेपन्स प्लेस करना आज तक सारी कंट्रीज़ ने अवॉइड ही किया है। बट इस केस में ऐसा कहा जा रहा है कि द यूएस इज़ पुशिंग फॉर वेपनाइजिंग स्पेस एंड टू सम एक्सटेंट ये हो चुका है, वेपनाइज किया ऑलरेडी किया जा चुका है। अगर आपने पिछले कोई न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े होंगे या फिर न्यूज़ आइटम्स सुने होंगे तो
चाइना ने ऑर्बिट में अपने लो अर्थ ऑर्बिट में इस तरीके के ऑफेंसिव सैटेलाइट मनूवर्स किए हैं जहाँ पे वो अपना सैटेलाइट किसी दूसरे सैटेलाइट में जाके टकरा देंगे। ये इस तरीके के सिमुलेशन प्रैक्टिस गेम्स उन्होंने किए हैं, लाइव किए हैं, एक्चुअल रियल लाइफ में, जहाँ पे उन्होंने इस तरीके के सिमुलेशंस किए हैं जहाँ पे कॉन्स्टलेशंस ऑफ चाइनीज सैटेलाइट एक दूसरे चाइनीज सैटेलाइट जो आपके एडवर्सरी को मिमिक कर रहा होगा, यानी कि चाइना के एडवर्सरी को मिमिक कर रहा होगा, उससे जाके टकरा के उसको ध्वस्त कर देते हैं। तो इस तरीके की ऑफेंसिव चीज़ें, ऑफेंसिव एप्लीकेशंस देखने को मिली है, और यानी कि स्पेस बेस्ड एसेट को ऑफेंसिव रोल में यूज़ करने की थोड़ी बहुत चीज़ें, थोड़ी बहुत कोशिशें ऑलरेडी चालू हो चुकी है। उसके बाद इस तरीके के एक्सरसाइजेज यूएस एंड यूके ने भी रिसेंटली करी थी, बट किसी ने भी जीता जागता एक हथियार नहीं डाला है स्पेस में। बट इस प्रोग्राम के अंतर्गत ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि सम टाइप ऑफ सैटेलाइट बेस्ड मिसाइल डालें जाए। हालांकि ये बहुत ही र्यूमेंट या फिर बहुत ही ज़्यादा गेस वर्क बेस्ड आइडियाज़ बता रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके के कॉन्सेप्ट रोनाल्ड रीगन के एरा में बताए गए थे। प्रोजेक्ट पेबल्स कहा जाता था उसको, बट वो कभी आगे बढ़ नहीं पाया बिकॉज ऑफ बजटरी कंस्ट्रेंट। बट इस टाइम इट लुक्स सीरियस, और सिर्फ इस तरीके की बात नहीं है कि जो ऑफेंसिव सॉल्यूशन होंगे टू इंटरसेप्ट मिड कोर्स इंटरसेप्शन, इसमें किसी तरीके का काउंटर मिसाइल यूज़ हो सकता है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का भी यूज़ किया जाए, या फिर दोनों का यूज़ किया जाए फॉर इंटरसेप्टिंग मिसाइल्स इन मिड कोर्स। सो अपने आप मिड कोर्स या फिर बूस्ट फेज में भी। सो अगेन ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस और थोड़ा सा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, और इन अ वे इसमें एक जो अप्रोच ली जा रही है वो सिस्टम्स ऑफ सिस्टम्स है और सेंसर्स ऑफ सेंसर्स है। यानी कि मल्टीपल सेंसर्स से आपके पास डेटा आएगा, यानी कि आपके जितने भी स्टैटिक रेडार्स है, बड़े बड़े इनके नेटो बेसिस दुनिया भर में, उन रेडार्स है, फिर शिप्स में जितने रेडार्स है, फिर F-35 उड़ते हैं उनके जितने रेडार्स है, इन सब से डेटा कलेक्ट किया जाएगा, और उसके ऊपर जो इनके स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सैटेलाइट्स है उनसे जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा, उसके बेसिस पे आपका जो लॉन्च है वो डिटेक्ट किया जाएगा। उसके बाद जो भी सॉल्यूशंस है, अगर उसको एटमॉस्फेयर में ही बूस्ट फेज में ही रोक सकते हैं वाया देयर एग्जिस्टिंग मिसाइल सिस्टम तो ठीक है, बट अगर हमें मिड कोर्स में रुकना है तो वहाँ पे कोशिश की जा रही है कि एक ऐसा सिस्टम लाया जाए, चाहे वो एक ऑफेंसिव सैटेलाइट जहाँ पे अब सैटेलाइट खुद ही जाके टकरा जाए, तो उस तरीके का एक सिस्टम डिप्लॉय किया जाए, या फिर एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन जो है जो उस आते हुए मिसाइल को जला सके इन मिड कोर्स। सो या फिर कुछ और तरीके का कॉन्सेप्ट करने की बात चल रही है। सो इसमें सबसे बड़ा इशू जो इन जनरल भी देखा गया है इन केस ऑफ अदर कॉन्फ्लिक्ट्स, वो है कि ओवर सैचुरेशन। चलिए एक बार को यूएस ने एक मिसाइल तो गिरा भी दिया, अपना कोई सैटेलाइट या अपने सैटेलाइट से कोई मिसाइल लॉन्च करके, बट अगर मान लीजिए उनके ऊपर ऐसे बहुत सारे मिसाइल्स लॉन्च किए जाते हैं एज ए सैचुरेशन अटैक, तो कितने सैटेलाइट आप लोग ऑर्बिट में प्लेस करेंगे, या फिर उन सैटेलाइट्स में आप कितने मिसाइल प्लेस करेंगे, उसका भी एक लिमिट होता है। सो देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन ऑफ सैचुरेशन। सो अगेन इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपका जो ट्रेडिशनल नेटवर्क ऑफ डीलिंग विद इस तरीके का सॉल्यूशन, इस तरीके का सिचुएशन, तो आपको अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है आपके कन्वेंशनल सिस्टम्स की, चाहे वो पेट्रियट हुआ यूएस के केस में, चाहे वो हमारे केस में S-400 हुआ, कुशा हुआ, QR-SAM हुआ, MR-SAM हुआ, आकाश हुआ, और तो आपको वो प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत हाई रखनी होगी। उसके अलावा भी अनकन्वेंशनल जो आपके डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम है उनको भी उसको भी हाई प्रोडक्शन रेट्स में रखना होगा, ताकि हम इस तरीके के सैचुरेशन अटैक्स के साथ डील कर सके। सैचुरेशन अटैक्स के साथ डील करना, आप कितना ही हाईटेक कर ले, बट सैचुरेशन अटैक्स के लिए डील करने के लिए आपके पास एक ही तरीका है कि आपके पास भी उससे ज़्यादा वॉल्यूम में काउंटर प्लेटफॉर्म्स मौजूद हो। सो दैट इज़ वन थिंग। अगर हम बात करें जो जो बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है भारत के सुदर्शन चक्र मिशन में और जो गोल्डन डोम है यूएस का, सो वो यहीं पे है कि जो एप्लीकेशन ऑफ स्पेस है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यूएस के केस में। सो वो बूस्ट फेज या फिर मिड कोर्स शुरू या तो स्टेज 1 और स्टेज 2 में ही उस सिचुएशन को न्यूट्रलाइज कर देना चाहते हैं, बट हमारे केस में हम स्टेज 2 और स्टेज 3 जो कि कन्वेंशनल तरीका है एयर डिफेंस का, कि आप मिड कोर्स या फिर री एंट्री के टाइम पे डील करेंगे और आप इस सिचुएशन को न्यूट्रलाइज करेंगे। और इसलिए मेरे ख्याल से कौन सा अप्रोच सही है, कौन सा अप्रोच गलत है, ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी की बात होगी, जस्ट बिकॉज यूएस का अप्रोच बहुत ज़्यादा एडवांस साउंडिंग है, तो उसको बेहतर कहना ठीक नहीं होगा।
क्योंकि अभी हमारे पास कोई वर्किंग एग्जांपल नहीं है, प्रूवन प्लेटफॉर्म्स या फिर कोई यूएस का कोई भी सिस्टम जो इस तरीके गोल्डन डोम का जो कोर सिस्टम है स्पेस बेस्ड ऑफेंसिव चीज़ों का, वो उनके पास अभी अवेलेबल नहीं है। सो हमने नहीं देखा है और हमने ये भी नहीं देखा है कि वो कितने हद तक ओवर सैचुरेशन के साथ या फिर सैचुरेशन सिचुएशंस के साथ डील करता है। बट हमारे केस में हमने ये कुछ हद तक ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे देखा है कि हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम थे अंडर दी एजीज ऑफ IACCS और आकाश तीर, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। तो हमारे पास एक काइंड ऑफ बहुत ही प्रूवन ऑलरेडी बैटल प्रूवन प्लेटफॉर्म और बैटल प्रूवन आर्किटेक्चर है, और हम उसी पे हमारा मिशन सुदर्शन चक्र जो है वो हम डेवलप कर रहे हैं। अगेन जो बेसिक अगर आप डिफरेंस देखेंगे सुदर्शन चक्र और गोल्डन डोम का, वो आप देखेंगे कि भारत के केस में हमारा नज़रिया है, हम हमारे सारे एयर डिफेंस एसेट्स को इसमें इंटरमिंगल कर देते हैं। सारा जितने रेडार्स हैं, जितने मिसाइल सिस्टम्स हैं, सबको मिक्स करके फिर हमारा ओवरऑल एयर डिफेंस सिस्टम बनता है। बट यूएस के केस में ये क्वालिटी ओवर क्वांटिटी वाला सिनेरियो है। बट अगेन इसमें क्वेश्चन उठता है कि सैचुरेशन के साथ कैसे डील किया जाएगा। अगेन सैचुरेशन के साथ डील करने के लिए हमें क्वांटिटी टू क्वांटिटी वाला अप्रोच लेना ही पड़ता है, क्योंकि आप क्वालिटी के साथ इस चीज़ को, इस सिचुएशन के साथ डील नहीं कर सकते। हाँ, उनके पास ज़्यादा एडवांस सेंसर्स होंगे, उनके पास ज़्यादा बड़े रेंज के डिटेक्शन प्लेटफॉर्म्स होंगे, बट अगेन यू नीड लार्ज नंबर ऑफ मिसाइल्स। आई होप उनके पास इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी, बट यूक्रेन के टाइम पे हमने देखा उनके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी की थोड़ी लिमिट है। सो ये कहते हुए अगेन मैं थोड़ा सा समराइज़ करूँ कि ऐसा नहीं है कि भारत का जो सुदर्शन चक्र मिशन है उसमें स्पेस बेस्ड डिटेक्शन का कोई रूल नहीं है। हम आने वाले 5 सालों में करीबन 52 टू 100 मैंने काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े और मेरी रिसर्च में मुझे जो समझ आया, जो गवर्नमेंट नंबर्स है वो 52 है। उसके अलावा भी काफ़ी सारी प्राइवेट कंपनीज डिफेंस सैटेलाइट्स लॉन्च करने की सोच रही है। सो एटलीस्ट 50 टू 100 के बीच में ये नंबर हम अगले 5 से 6 साल में मिलिट्री सैटेलाइट्स का देख रहे हैं जो इंडिया लॉन्च करेगा। सो बीइंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि हमारा कोई स्पेस बेस्ड एसेट नहीं है, एंड ऑलरेडी है हमारे पास काफ़ी अच्छा मिलिट्री सैटेलाइट का नेटवर्क्स है। बट नेटवर्क की डेंसिटी जो है वो बहुत थिन है, हमें डेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी ताकि हम अराउंड द क्लॉक सर्वेलेंस कर सके, जो अभी थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए जो 50 टू 100 सैटेलाइट्स का नंबर है वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। बट हम जो सैटेलाइट का, हमारे केस में जो सैटेलाइट का रोल है वो मोस्टली सर्वेलेंस और डिटेक्शन के लिए ही रहेगा। वो मुझे नहीं लगता एट दिस पॉइंट कि हम किसी तरीके का ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म स्पेस में प्लांट करने का प्लान कर रहे हैं। सो दैट इज़ द फंडामेंटल डिफरेंस कि जो यूएस का जो प्लेटफॉर्म है या फिर यूएस का जो प्लान है वो स्टेज 1 स्टेज 2 में ही रोक देने का है। अगेन ये थोड़ा सा टफ हुआ है, आज तक किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने स्टेज 1 स्टेज 2 में एटलीस्ट स्टेज 1 में किसी ने नहीं कोशिश की है। हर कोई स्टेज 2 स्टेज 3 वाला ही अप्रोच लेता है। बट हाँ, हमारा वाला जो है वो ट्रेडिशनल स्टेज 2 स्टेज 3 वाला अप्रोच है, जहाँ पे मिड कोर्स या फिर री एंट्री के बाद हम प्रोजेक्टाइल को इंटरसेप्ट करते हैं। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस। यूएस का ज़्यादा फोकस स्पेस बेस्ड सेंसर्स और स्टेज 1 स्टेज 2 में रोक देने का है, इसलिए उनका प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा महंगा होगा। और हमारा जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच है स्टेज 2 स्टेज 3 में रोक देने का, री एंट्री में इंटरसेप्ट कर देने का। और हमारा फोकस बहुत डेंस नेटवर्क ऑफ रेडार और डिफेंस प्लेटफॉर्म है, ताकि पॉपुलेटेड एरियाज़ को भी बचाया जा सके, नॉट जस्ट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। सो मेरे ख्याल से दोनों की फ़िलॉसफी बहुत डिफरेंट है, दोनों प्लेटफॉर्म्स की। इंडीड यहाँ पे एक फोकस ये हो सकता है कि दोनों में से कौन बेटर प्रोडक्शन रन्स कर सकता है, या फिर जो आपका ओवर प्रोडक्शन होता है कि आपके रिजर्व्स मेंटेन रहे ड्यूरिंग सैचुरेशन इवेंट्स, तो हमको दोनों में से कौन बेहतर मेंटेन कर सकता है ये देखने वाली एक चीज़ होगी। बट आई थिंक ओवरऑल बोथ सिस्टम्स आर वेरी डिफरेंट इन देयर अप्रोच। बट एंड हु विल बी द बेटर वन, बिफोर कंक्लूडिंग, हु विल बी द बेटर वन इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग हाइपरसोनिक्स, ये अभी देखने वाली बात है। क्योंकि भारत जो है उसका जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल या फिर जो हाइपरसोनिक डिफेंस मिसाइल है, वो जिसे कि हम ADAH कहते हैं, एयर डिफेंस एंटी हाइपरसोनिक, वो अंडर डेवलपमेंट है, उसे भी डेवलप किया जा रहा है। अगेन वो भी स्टेज 2 और स्टेज 3 इंटरसेप्शन पर ही फोकस करता है।
and I think we in a way we will be having one of the most advanced air defense system moving forward. And यूएस का जो प्लान है वो अगेन उन्होंने उनका एंटी हाइपरसोनिक से डील करने का अभी तक क्या कौन से वो इंटरसेप्टर्स बिल्ड कर रहे हैं, इट इज़ येट टू बी सीन. बीइंग सेड दैट, मैंने जैसा बोला, दीज टू प्लेटफॉर्म्स और दीज टू प्रोजेक्ट्स आर इन वेरी डिफरेंट काइंड, टेक वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच. बहुत अलग अप्रोच है दोनों का एयर डिफेंस को लेके. कौन सा बेहतर है और कौन सा बेहतर नहीं है, ये समय के साथ ही पता चलेगा. तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, थैंक यू. जय हिंद. आपका क्या ओपिनियन है इस सिचुएशन और इस वीडियो के बारे में? आपको क्या लगता है किसका सिस्टम बेहतर है? आप इस कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय.